पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी पीएम मोदी एक के बाद एक देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीएम मोदी लगभग सभी पार्टी के सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर विपक्ष के लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उससे सब हैरान है। एक तरफ तो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग पाकिस्तान पर फंस गए हैं कि कैसे वो देश के लिए जासूसी कर रहे थे, इसमें यूट्यूबर भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिसे बीजेपी ने शेयर किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिसके बाद कांग्रेस भड़क गई है। अमित मालविया ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अमित मालविया ने एक फोटो के साथ ट्वीट कर ये बात कही। ये फोटो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और राहुल गांधी की आधी फोटो को मिलाकर बनाई गई है। अमित मालविया ने राहुल गांधी के सोमवार को किए गए ट्वीट के बाद ये सवाल किया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दी गई एक कथित टिप्पणी को लेकर कहा था कि ये अपराध है और पाप की श्रेणी में आता है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को सच जानने का पूरा हक है। इसके बाद अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट विमान गिरे। डीजीएमओ की ब्रीफिंग में इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट विमान मार गिराए गए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करके कितने विमान को नष्ट कर दिया। अमित मालविया ने कटाक्ष करते हुए पूछा है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्या उन्हें पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान मिलेगा। वहीं अमित मालविया के इस पोस्ट के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा है कि हम इस देश के राजनीतिक नेतृत्व से पूछना चाहते हैं कि आपने पाकिस्तान को पहले से सूचित किया, क्या यही कारण है कि अजहर मसूद और हाफिज सईद बच पाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है। सीजेआई गवई ने बड़ी बात कह दी है। वहीं पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को न्यू इंडिया की ताकत का एहसास हो गया है। भारत की कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान ने खुद भारत से कार्रवाई रोकने और समझौता करने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के भी शरण में आ गया है कि भारत से हमें बचा लो, नहीं तो पीएम मोदी इस बार हमें दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने ही विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को देश की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। दर्शकों, 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। कुछ खास लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आया। दरअसल वो भारत को अंग्रेजों से मिली विरासत मानते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार उनकी संस्कृति के खिलाफ है। पिछले 11 सालों में भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति बदली है। अब भारत पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता, वो आतंकवाद का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बदलाव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हत्याकांड और 12 मई को मोदी के भाषण के बीच साफ दिखा। इन 20 दिनों में लोगों को समझ आ गया कि धोखेबाज पड़ोसी से निपटने के लिए उदारता काम नहीं आती। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर लाख आरोप लगाएं, लेकिन देश की जनता मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम जनता का भरोसा भारतीय सेना और सरकार पर और भी मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए न केवल पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर सशक्त नेता के तौर पर उभरे हैं, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को लिस्ट में काफी पीछे छोड़ दिया। इस बात की पुष्टि आईएनएस मैट्राइस के हालिया सर्वे में की गई है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 9 मई से 15 मई 2025 तक के बीच किए गए आईएनएस मैट्राइस के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। 70% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है, जिन्हें सिर्फ 5% लोगों का साथ मिला है। वहीं इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का नंबर आता है, जिन्हें 4% लोगों का समर्थन है, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 3, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को 2%, इसके अलावा
डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 1%, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 1%, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 1%, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1%, बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक को 1% और अन्य को 1%। और पता नहीं, ये नहीं कह सकते कि 7-8% लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि को और मजबूत किया है। इस सर्वे के अनुसार 69% लोगों का मानना है कि इस ऑपरेशन ने पीएम मोदी की वैश्विक छवि को और मजबूत किया है, जबकि 26% लोगों का कहना है कि उनकी छवि में कोई बदलाव नहीं आया और 5% इस बारे में अनिश्चित हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर असर के बारे में 74% लोगों ने कहा कि लोकप्रियता बढ़ी है। इसके अलावा आईएनएस मेट्राइज सर्वे में 92% लोगों ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्तमान मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, जबकि 1% के अनुसार कुछ हद तक सक्षम है। 4% नहीं में जवाब देते हैं और 3% लोगों की स्थिति पता नहीं, ये कह नहीं सकते। दर्शकों, ये सर्वे विपक्ष और खासकर राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं। राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन देश की जनता ने बता दिया है कि वो अपने प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। अगर आप दर्शक भी पीएम मोदी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखते जाएं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी लगातार पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई एयरबेस और सैन्य ठिकानों समेत आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर भारत ने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई तो अब उन जासूसों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जो शहबाज और मुनीर का मोहरा बनकर भारत की जासूसी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जैसे कुछ विपक्षी नेता इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति करने में लगे हुए हैं, तो वहीं वो पीएम मोदी के सामने हाथ भी फैला रहे हैं। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार जो डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेशों में भेज रही है, उसको संजय राउत ने समझ लिया है कि वो घूमने फिरने का कार्यक्रम है जो सरकारी खर्च पर होगा। लेकिन कोई उन्हें समझाए कि ये घूमने फिरने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये तो कार्यक्रम है पाकिस्तान की पोल खोलने का, कि भाई पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दों को पाल रहा है उसके बारे में पूरे विश्व को बताने का। सरकार के इस कदम से भी विपक्ष में एकजुटता नहीं दिख रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि संजय राउत को मिर्ची लग गई है कि आखिर उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है विदेश ऑल पार्टी डेलीगेशन में। दर्शकों, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विदेश भेजे जा रहे नेताओं के डेलीगेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए विभिन्न देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के केंद्र सरकार के कदम का इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बहिष्कार करना चाहिए था। संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया है कि प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। संजय राउत ने कहा कि इस तरह के प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है वे क्या करेंगे? विदेश में हमारे राजदूत हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दलों को इसका बहिष्कार करना चाहिए था। वे सरकार द्वारा बिछाए जाल में फंस रहे हैं। संजय राउत ने विपक्षी दलों से कहा है कि आप सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करने जा रहे हैं, देश का नहीं। संजय राउत की टिप्पणियों से ये भी संकेत मिलता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। राउत ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को नामित करने के लिए भी सरकार की आलोचना की और कहा कि लोकसभा में संख्या बल के कारण उनकी पार्टी को भी एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए था। दर्शकों, एक तरफ तो संजय राउत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए था। संजय राउत ने सवाल किया है कि क्या किसी ने शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल से पूछा, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जा रहा है? इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को जल्दबाजी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। वहीं संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करते समय दलगत राजनीति को एक तरफ रख देना चाहिए। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शरद पवार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि और हित सर्वोपरि होते हैं और इस मामले में स्थानीय राजनीति को शामिल करना उचित नहीं है। शरद पवार ने संजय राउत को याद दिलाया कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र गया था जिसकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और वे खुद भी इस दल का हिस्सा थे।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों की पहचान पीछे रह जाती है और देश की भूमिका को प्रमुखता मिलनी चाहिए। संजय राउत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने कहा कि संजय राउत को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन मेरी राय स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों में स्थानीय या दलगत राजनीति नहीं घुसनी चाहिए। वहीं शरद पवार ने यह भी संकेत दिया कि संजय राउत की ही पार्टी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी इन डेलीगेशन का हिस्सा है और उन्होंने इसे सेना के समर्थन में एक जरूरी कदम बताया है। तो देखा आपने कैसे शरद पवार ने ही संजय राउत को जवाब दे दिया है। नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के लोग मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन में है। पीएम मोदी ने नया कानून लाकर वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। इससे विपक्ष की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का अधिकार भी शामिल है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दलीलों का विरोध किया कि अलग अलग हिस्सों में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस दौरान कोर्ट में बेहद अहम रोचक बहस देखने को मिली। वहीं CJI गवई और जस्टिस मसीह की पीठ ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब तक मजबूत केस नहीं बनता तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये अधिनियम सरकार की ओर से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का एक प्रयास है। इस दौरान CJI गवई ने कहा कि यह मामला संवैधानिकता के बारे में है। अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती, इसलिए जब तक आप एक बहुत मजबूत मामला नहीं बनाते, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। CJI ने आगे कहा कि औरंगाबाद में वक्फ संपत्तियों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि यहाँ मंदिर की तरह चढ़ावा नहीं होता। इस पर CJI गवई ने कहा कि वो दरगाह गए हैं और उन्होंने देखा है कि वहां भी चढ़ावा चढ़ता है। वहीं कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए कहा कि नया वक्फ कानून वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून है। उन्होंने आपत्ति जताई कि सरकार से विवाद में सरकार ही फैसला लेगी। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि यहाँ मंदिर की तरह चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संपत्ति से मिली आय से ही मस्जिद का मेंटेनेंस होता है। कपिल सिब्बल की इस दलील पर CJI गवई ने टोकते हुए कहा कि मैं दरगाह गया हूँ, वहां चढ़ावा चढ़ता है। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि जी दरगाह पर चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से लाएंगे। तो CJI गवई ने उनसे पूछा कि क्या पहले से वक्फ कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था। कपिल सिब्बल ने CJI को बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन उसका परिणाम ये नहीं था कि संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ये व्यवस्था थी कि रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मुतवल्ली को हटा दिया जाए। अब तो संपत्ति ही वक्फ की मानी जाएगी। CJI गवई ने उनकी इस आपत्ति को नोट कर लिया। वहीं कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वक्फ बाय यूजर में भी दस्तावेज देना कठिन है। जिसने संपत्ति वक्फ की, यूजर उसके कागजात नहीं दे सकेगा। उनकी इस दलील पर CJI गवई ने कहा कि लेकिन 1954 के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। कपिल सिब्बल ने बताया कि 1904 और 1958 के पुरातात्विक स्मारक एक्ट में वक्फ संपत्ति के प्राचीन होने पर सरकार की तरफ से संरक्षण का प्रावधान है। मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता, धार्मिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होती। वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से सुनवाई को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए चिन्हित 3 मुद्दों पर सीमित रखने को कहा। तो देखा आपने कैसे कपिल सिब्बल के दलीलों पर CJI ने उन्हें टोका और उनसे कई सवाल दागे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें